आनंद रंगनाथन, टी राजा सिंह, विष्णु शंकर जैन, मीनाक्षी जैन जी, भाऊ तौरसेकर, सुधांशु त्रिवेदी, अजय रैना आदि अचिंत और कई अन्य वक्ता, आपके सभी पसंदीदा स्पीकर्स आपको मिलेंगे एक मंच पर। जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 7, 8 और 9 नवंबर। जी हाँ, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है। आज ही रजिस्टर करें और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे सकते हैं। हमने एक धन राशि तय की है जिसका टारगेट आपको ही पूरा करवाना है और इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है और सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम खड़ा होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए QR भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ममता दीदी को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो वैसे भी वहां पर SIR होना है और SIR होने के साथ साथ मोदी जी ने उनको डेमोग्राफी मिशन का भी चैलेंज दे दिया है। डेमोग्राफी मिशन की चुनौती आ गई है उनके सामने। अब डेमोग्राफी मिशन, वैसे तो इसकी घोषणा की गई थी स्वतंत्रता दिवस के भाषण में मोदी जी के, लेकिन अभी मोदी जी 2 स्थानों पर गए और दोनों स्थानों पर उन्होंने इस डेमोग्राफी मिशन का बढ़ा चढ़ाकर उल्लेख किया है। और विशेषकर कलकत्ता की सभा में तो उसको बहुत ही अधिक उसके ऊपर उन्होंने बल दिया है, बिल्कुल जम के उसके ऊपर स्ट्रेस किया है। तो ये क्या होने जा रहा है भाई? ये डेमोग्राफी मिशन क्यों लाया गया? देखिए, हम लोगों ने कई बार इसके बारे में बात की है और ये बिल्कुल स्पष्ट केवल भारत के ही उदाहरण से नहीं, क्योंकि भारत में तो स्वयं पाकिस्तान के विभाजन का उदाहरण प्रस्तुत है और वो पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वो केवल इसलिए हो पाया क्योंकि जो जनसंख्या थी उसका अनुपात इस तरह से बिगड़ा कि ये बिल्कुल एक अपरिहार्य, जिसको इनेविटेबल बोलते हैं, ये अपरिहार्य बन गया कि देश का विभाजन कराया जाए। वरना तो जो तथाकथित अल्पसंख्यकों के जो नेता थे वो देश को रहने ही नहीं देते, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो उस समय उनके नेता थे मुस्लिम लीग के, जो कि तथाकथित अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया था कि वी शैल हैव आइदर अ डिवाइडेड इंडिया और डिस्ट्रॉयड इंडिया। या तो हमें विभाजित भारत चाहिए, नहीं तो हमें विनष्ट भारत चाहिए। और ऐसे में जो उस समय का नेतृत्व था उसने घुटने टेके और उसने विभाजित भारत स्वीकार किया, लेकिन विनाश से फिर भी नहीं बच सके। तो उनको मिला विभाजित भारत और विनष्ट भारत दोनों। विभाजित और विनष्ट भारत लेके वो बड़े प्रसन्न इसलिए भी हो गए क्योंकि उनको सत्ता मिल गई थी और उनको केवल सत्ता की ही लालसा थी, सत्ता की ही भूख थी, सत्ता का ही लोभ था। सत्ता वो उनको मिल गई और उस सत्ता को लेके उन्होंने अंग्रेजों जो धरोहर थी उसको अंग्रेजों की तरह से ही आगे बढ़ाया और वो जो टिकिंग टाइम बॉम्ब था, टिकिंग टाइम बॉम्ब जनसंख्या विस्फोट का, उसको वैसा ही छोड़ दिया। और जनसंख्या विस्फोट हुआ तो, लेकिन जनसंख्या विस्फोट वास्तव में जिसको विस्फोट कहते हैं वो हुआ किसका? उन अल्पसंख्यकों का, तथाकथित। बार बार आप कहेंगे कि मैं तथाकथित क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तथाकथित इसलिए क्योंकि भाई मेरे हिसाब से 2.5% से अधिक जनसंख्या कहीं भी अल्पसंख्यक नहीं कहलाई जानी चाहिए। 2.5% से अधिक। और जिस समय भारत का विभाजन हुआ उस समय ये 25% थे। आज नया भारत है तो इसमें 2011 में 14% थे। अब अभी नई गणना होगी तो संभवतः 15% हो जाएंगे। लेकिन समस्या वो नहीं है। समस्या ये है कि जो फैलाव है विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में,
उसका जो घनत्व है वो इस प्रकार का है कि वाक़ई में, वास्तव में देश की जो सुरक्षा है वो संकट में है। देश की सुरक्षा संकट में इसलिए भी है क्योंकि आप याद करें कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपनी जो पुस्तक, जो बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, जिसमें कि उसमें जो सर्वोत्तम पुस्तक जो उन्होंने लिखी है वो है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। और उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा था कि भाई ये जो मुस्लिम जनसंख्या है ये भारत को अपना भारत को अपना देश कभी नहीं मानेगी। और न केवल भारत को अपना देश कभी मानेगी, ये सदैव बाहर से गवर्न होती रहेगी, बाहर के आदेशों का पालन करती रहेगी। तो अब यह बात जो है ये हम जयपुर डायलॉग्स में तो आज से नहीं कह रहे, और इस वर्ष का तो जो जयपुर डायलॉग समिट है वो तो उसका तो केंद्र बिंदु, उसका जो थीम है वो वही शत्रुबोध है। और ये शत्रुबोध इसलिए भी है कि जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं उनकी थियोलॉजी कहती है कि काफिर दुश्मन है। बहुत सारे लोगों को इस पर आपत्ति होती है। मैं उनको निवेदन करूंगा कि आप जाइए और उठाइए बड़ी किताब, और बड़ी किताब का जो 5वां चैप्टर है यानी कि सूरत अल-माइदा, सूरत अल-माइदा का 82वां, उसकी जो 82वीं आयत है 82nd वर्स, उसको पढ़ लीजिए। उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि यहूदी और मुशरिकीन तुम्हारे दुश्मन हैं। वैसे तो और भी प्रकारांतर से मैं आपको 15 और बता सकता हूँ, लेकिन आज विषय वो नहीं है। बस कहना इतना पर्याप्त है कि थियोलॉजी कहती है कि नॉन मुस्लिम इज़ एन एनिमी। और ये सभी जगह आपको प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में दिख जाता है, चाहे यूरोप हो, चाहे आपका कोई दूसरा भी देश हो, या यहाँ तक कि जो यज़ीदियों के साथ जो हुआ इस समय, टर्की में जो 1915 में जो हुआ, आर्मीनियन क्रिश्चियन के साथ जो हुआ, और टर्की ग्रीस का पॉपुलेशन एक्सचेंज हुआ। भारत में ये काम करने से हम रह गए, यद्यपि डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था कि ये होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत। डेमोग्राफी इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ a nation's सिक्योरिटी। इसको मानते हुए डेमोग्राफी मिशन आरंभ कर दिया गया है, घोषणा कर दी गई है। डेमोग्राफी मिशन के कॉन्टूर्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, और उसके लिए जो 2 बहुत आवश्यक तत्व थे, वो हमारे कानून में विद्यमान हैं। और उसमें से एक है एनआरसी, जो कि 2003-2004 में, 2003 में जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, एनडीए 2 वाली, उसने ये बिल लाया था। और इस बिल का और इस प्रावधान का नोटिफिकेशन जो था वो मनमोहन सिंह की सरकार ने दिसंबर 2004 में कर दिया था। तो एनआरसी का प्रावधान पहले से ही है, उसके लिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनना है, और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाने बनाने का काम ये जो सेंसस हो रहा है उसके साथ में हो सकता है। और ये जो डेमोग्राफी की बात कही गई है, सेंसस हो रहा है, उसके साथ-साथ आप 2 और 2 मिला के 4 बना लीजिए। यानी कि अब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की बात होनी दूर नहीं है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से ही फिर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनेगा। पहले पॉपुलेशन रजिस्टर, फिर उसी से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनेगा, जिसके लिए आपके सिटीजन्स एक्ट 1955 में भी संशोधन कर दिया गया है। वो कैसे किया गया है कि अभी आपने देखा था कि एक ये इमिग्रेशन बिल लाया गया था, उस इमिग्रेशन बिल के माध्यम से कई सारे कानूनों में संशोधन किए गए, और उसी माध्यम से एक सिटीजन्स एक्ट 1955 में संशोधन किया गया, और जिसमें यह प्रावधान रखा गया कि भाई सिटीजनशिप यदि आपकी क्वेश्चन की जाती है यानी तार्किक सबूतों के आधार पर यदि आपकी सिटीजनशिप को चुनौती दी जाती है, तो यह सिद्ध करने का
दायित्व आपका होगा कि आप सिटीजन हैं, न कि चुनौती करने वाली संस्था का। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। और यद्यपि आप देखेंगे, क्योंकि आजकल जो है वो थोड़ा-सा हमारे जुडिशरी में भी बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि भई वो आखिरकार करना क्या चाहते हैं। उनके लिए सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री जो है, कई बार जो उनके ह्यूमन राइट्स के जो वो लेक्चर्स विदेशों से सुनते हैं या विदेशों में जाके कॉन्फ्रेंसेस में सम्मिलित होके उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद आके उनको कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो देश की सार्वभौमिकता और देश की संप्रभुता से ऊपर है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। Nothing is above, nothing, absolutely nothing is above the sovereignty and integrity of the nation। और इसीलिए अब ये डेमोग्राफी के चुनौती को सार्थक रूप से उसका हल निकालने का प्रयास आरंभ हो रहा है। मेरे लिए तो ये बड़ा सुखद समाचार है। सुखद समाचार इसलिए भी है कि कुछ प्रदेश, विशेषकर से असम, पश्चिम बंगाल, हमारे उत्तर पूर्व के कई राज्य, इनकी जनसंख्या का असंतुलन इस प्रकार का हो गया है कि बिल्कुल वे देश से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल, जैसे बोलते हैं ना कि बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं, केवल एक तीली लगाने की आवश्यकता है, वैसी स्थिति है। आपने देखा भी मणिपुर में जिस प्रकार से कुकी जनजाति का व्यवहार रहा है, और वो पूरी तरह से एक पृथकतावादियों का व्यवहार रहा है। उसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में तो आप देखते ही हैं, 2-3 जिले तो ऐसे हैं जहाँ पर अब आप नॉन मुस्लिम्स का रहना ही असंभव हो गया है। असम में सरकार ने बहुत सख्ती की है, तो रहना असंभव तो नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो वो पूरी तरह से लगभग 90% तक मुस्लिम हो चुके हैं। विशेषकर से जो पुराना ग्वालपाड़ा जिला था, उसमें अगर आप देखें तो उसकी स्थिति वही है। उसमें नया एक जिला बना दिया गया है, वो तो लगभग 100% मुस्लिम है। यह गंभीरता वैसे नहीं होती, वैसे तो लोग भले मल्टीकल्चर वगैरह की बात करते रहते हैं, लेकिन यह गंभीरता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि यह जो तथाकथित अल्पसंख्यक हैं, जो मेरे हिसाब से तो द्वितीय बहुसंख्यक हैं, नंबर 2 मेजॉरिटी है, सेकंड मेजॉरिटी है। क्योंकि इनकी थियोलॉजी में पृथकतावाद या टू नेशन थियरी जिसको कहते हैं, दारुल दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम, वो इनकी थियोलॉजी में लिखा हुआ है। जहाँ भी ये स्थिति बनती है, वो यही प्रयास होता है। इसलिए ये कार्य जो मोदी जी ने हाथ में लिया है, मैं यही आशा करता हूँ कि इसका कोई एक्शन प्लान जो है, वो बन के उभर के आएगा। वैसे भी इस समय तीसरे टर्म में अपने बहुत ही सुदृढ़ निर्णय लिए जा रहे हैं मोदी जी द्वारा, और यह अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुँचेगा, यही मैं कामना करता हूँ। और आप सभी लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि इसमें हाथ अवश्य बटाया जाए। यही हमारे देश के लिए न केवल समीचीन है, यही उपयुक्त है, और यही एक अकेला सॉल्यूशन है, अकेला हल है। ये हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।